अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के टॉपिक में जो अभी तक अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड और ईएमएफ को डिस्कस किया, तो इन दोनों फ्रेज के आगे अपन ने एक वर्ड यूज किया। क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड को तो बोला अपन ने इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, और ईएमएफ को अपन ने क्या बोला? इंड्यूस्ड ईएमएफ बोला। ठीक है, ये हमने देखा जैसे कोई रॉड इधर जब हम मूव करते हैं, कोई कंडक्टिंग रॉड, और सपोज मैग्नेटिक फील्ड का ये डायरेक्शन है, तो हमने देखा कि भाई इसमें रॉड के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में इंड्यूस हो जाती है, और साथ ही साथ एक ईएमएफ भी जो है वो इस डायरेक्शन में इंड्यूस हो जाता है। तो इसमें हम दोनों केस में क्या वर्ड यूज कर रहे हैं? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड और इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड जो डिस्कस की थी, उसका बेसिस क्या था? उसका बेसिस था चार्जेस। ठीक है, कि पॉजिटिव चार्ज से, पॉजिटिव चार्ज कहीं पे भी हो तो पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो है प्रोड्यूस होगी, और टर्मिनेट कहाँ करेगी? नेगेटिव चार्ज में टर्मिनेट करेगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का नेचर अपन ने देखा था। ठीक है, और जब अपन ने करंट इलेक्ट्रिसिटी किया तो वहां पे अपन ने रेगुलर कोर्स में बैटरी को सोर्स ऑफ ईएमएफ के रूप में हमने यूज किया, और जब भी हमने बैटरी को यूज किया तो हम क्या बोलते थे? बैटरी की क्या कैपेसिटी होती थी? अपने दोनों एंड्स के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करती थी बैटरी, है ना, जिसको हम बैटरी का ईएमएफ बोलते थे, वी से डिनोट करते थे या ई से डिनोट करते थे। ठीक है, अच्छा, अब इसमें एक चीज अपन देखेंगे अभी, ये जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये आपस में फंडामेंटली डिफरेंट है। उनका जो बेसिक नेचर है उसमें काफी ज्यादा डिफरेंस है। और सिमिलरली जो ये वाला जो ईएमएफ है और जो ये वाला ईएमएफ है बैटरी का, जो नॉर्मल बैटरीज का अपन ने यूज किया, उसके ईएमएफ में भी डिफरेंस है। वो क्या डिफरेंस है उसको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बड़ा मतलब इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो पहले इनके डिफरेंस को देखते हैं एक बार। तो ऐसा करेंगे, पहले ईएमएफ के कॉन्सेप्ट को देखते हैं, फिर इंड्यूस्ड ईएमएफ के कॉन्सेप्ट को देखेंगे, ताकि आपको जो डिफरेंस है ना, वो आप अप्रिशिएट कर सकें। ईएमएफ क्या होता था? ईएमएफ है कैपेसिटी टू डू इलेक्ट्रिकल वर्क। ठीक है, और इसी चीज को दूसरी तरह से यदि मैं बोलूं तो उसको मैं बोल सकता हूं कैपेसिटी टू डू वर्क ऑन इलेक्ट्रिकल चार्ज। ठीक है, तो क्या मतलब निकला? तो जैसे सपोज हम एक बैटरी का केस लेते हैं। ठीक है, और ये बैटरी है, और बैटरी का ईएमएफ सपोज हम बोलते हैं, इसका ईएमएफ जो है वो 5 वोल्ट है। ठीक, बैटरी का ईएमएफ 5 वोल्ट है। तो इसका क्या मतलब निकला कि यदि इस बैटरी को हम एक क्लोज सर्किट में जोड़ देते हैं, तो बैटरी के पास में कैपेसिटी है कि यहाँ पे जो भी पॉजिटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज इसलिए ले रहे हैं क्योंकि करंट का डायरेक्शन अपन पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन के बराबर ही लेते हैं। तो बैटरी का ईएमएफ 5 वोल्ट होने का मतलब निकला कि बैटरी अपने नेगेटिव टर्मिनल पे जो भी पॉजिटिव चार्ज होगा उस पर वर्क करके उसकी एनर्जी को इंक्रीज कर देगी। कितने से? QE से। ठीक है, तो यदि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज की एनर्जी सपोज E0 है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज की एनर्जी क्या हो जाएगी? E0 प्लस QE, और ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा। ठीक है, इतनी एनर्जी इंक्रीज कर दी। तो वर्क कितनी किया बैटरी ने? बैटरी ने कितना वर्क किया? QE इतना वर्क किया। किसके ऊपर? चार्ज के ऊपर, है ना, कैपेसिटी टू डू वर्क ऑन इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इतना वर्क किया इसने। अब इस चार्ज के पास में इतनी एक्स्ट्रा एनर्जी आ गई। कितनी एक्स्ट्रा एनर्जी आ गई? QE एक्स्ट्रा एनर्जी आ गई। ठीक है, तो इस एक्स्ट्रा एनर्जी को चार्ज यूज कर सकता है इस सर्किट में
पास होने के लिए, है ना, क्योंकि रेजिस्टेंस है तो उसके अगेंस्ट में इसको काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक करंट जो है सेटअप होगा इस सर्किट में, और चार्ज जो है यहां से यहां आ जाएगा, एक्स्ट्रा एनर्जी रिलीज कर देगा, और वो एक्स्ट्रा एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? हीट एनर्जी में। ठीक है, रेजिस्टर में हीट प्रोड्यूस हो गई। ठीक है, और फिर इसके पास एनर्जी इतनी आ गई, और फिर इस बैटरी ने क्या किया, फिर वापस इसमें इतनी एनर्जी ऐड कर दी। अच्छा, बैटरी के पास में ये वर्क करने की कैपेसिटी कहाँ से आई? एनर्जी सोर्स कहाँ है बैटरी का? बैटरी का एनर्जी सोर्स कुछ और है। क्या हो सकता है? जैसे एक एग्जांपल है केमिकल हो सकता है। ठीक है, कोई दूसरा एग्जांपल, कोई सोलर बैटरी है तो सोलर भी हो सकता है। तो बेसिकली एनर्जी कन्वर्जन हो रहा है, बैटरी में केमिकल एनर्जी थी, वहां से ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई। ठीक है, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हीट एनर्जी में कन्वर्ट हुई, रजिस्टर के अंदर हीट प्रोड्यूस हुई। ठीक है, अच्छा, एग्जैक्टली सिमिलर चीज हो रही है जब हम कंडक्टर को पास कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू, है ना। हमने इस तरह से कंडक्टर लिया था और इसको मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू पास कराया था, मैग्नेटिक फील्ड का ये डायरेक्शन था। तो ऐसे केस में हमने देखा था कंडक्टर के दोनों पॉइंट्स के क्रॉस ईएमएफ कितना जनरेट हो गया था? ईएमएफ जनरेट हो गया था BLV, है ना, इतने के बराबर हो गया था। और ये ईएमएफ जनरेट होने का मतलब क्या निकला? मतलब ये निकला कि यदि इस कंडक्टर को हम किसी सर्किट में जो है वो कंप्लीट कर दें इस तरह से, तो अब इस कंडक्टर के पास में ये कैपेसिटी है कि वो यहाँ के चार्जेस को उठा करके और उनमें एनर्जी ऐड कर दे, है ना। चार्ज को यहाँ से उठा करके यहाँ पे रख देगा, कितनी एनर्जी ऐड कर देगा? वर्क डन जो है वो हो जाएगा Q EMF, है ना, इंड्यूस्ड EMF, और ये हो गया Q इंटू BLV। इतना वर्क ये EMF करेगा। ठीक है, अब हुआ कि इस एनर्जी का सोर्स कहाँ से है? जैसे बैटरी के केस में तो सोर्स क्या था? केमिकल सोर्स था। ठीक है, इस केस में सोर्स क्या है? इस पे भी अपन ने क्वेश्चन किया था कि भाई यहाँ पे इस कंडक्टर को इस तरफ मूव करने के लिए फोर्स लगाना पड़ता है। ठीक है, और चूंकि जब इसमें करंट पास होने लगेगा तो एक इस डायरेक्शन में फोर्स लगना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी मेंटेन करने के लिए एक फोर्स को सस्टेन करना पड़ेगा, है ना। तो ये बेसिकली मैकेनिकल एनर्जी हो गई। ठीक है, ये मैकेनिकल एनर्जी हो गई, और मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हो गई इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया, जो रॉड को हमने फिजिकली खींचा, मैकेनिकल एनर्जी हो गई। ठीक है, और उस मैकेनिकल एनर्जी को मैग्नेटिक फील्ड ने कन्वर्ट कर दिया इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, है ना। इस रॉड में इतना ईएमएफ दे दिया कि चार्जेस को उठा करके, है ना, एक नीचे की एनर्जी से लेकर के इस पे इतना काम कर दे। ठीक है, अच्छा, अब ऐसा करते हैं, एक सर्कुलर लूप लेते हैं, है ना, सर्कुलर कंडक्टिंग लूप लेते हैं, और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का एक रिलेशन निकालते हैं। अच्छा, ये हमने एक सर्कुलर लूप ले लिया, और सर्कुलर लूप का रेडियस R है, और ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। ठीक है, सपोज मैग्नेटिक फील्ड जो है वो चेंज हो रही है ना, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है, तो ईएमएफ जो इंड्यूस होगा इस लूप में, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? d∅b/dt। ठीक है, अभी केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं क्योंकि डायरेक्शन अभी रेलेवेंट नहीं है। ठीक है, तो अब सपोज यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज हम ले लें, हैं? ये एक पॉजिटिव चार्ज हमने ले लिया, वो इस इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस हुई कंडक्टर के अंदर, ये एक पूरा रोटेशन लेता है। ठीक है, यहाँ से गया घूम करके और वापस आ गया। ठीक है, तो इसके ऊपर वर्क कितना हुआ? वर्क हुआ Q इंटू इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, अच्छा, अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखें जो इस लूप में, जो भाई चार्ज को पुश करने के लिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए ना, है ना। चार्ज को पुश तो इलेक्ट्रिक फील्ड कर रही है एक्चुअली। तो फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड वो क्या है इस चार्ज के ऊपर? Q इंटू ई। ठीक है, और एक पूरे लूप में वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया? F E इंटू 2 पाई R।
ठीक है, तो हम लिख सकते हैं क्यू ई इंटू 2πr। आर मैंने स्मॉल ले लिया, यहाँ पे कैपिटल में है, फर्क नहीं पड़ता, इसको स्मॉल कर दीजिए। ठीक, अच्छा ये वर्क डन और ये वर्क डन तो सेम ही है। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, क्यू इंटू ई एम एफ इज इक्वल टू क्यू ई 2πr, ई इज इक्वल टू ये ई एम एफ इज इक्वल टू ई इंटू 2πr, और इसको हम लिखना चाहें तो क्लोज लूप में, है ना, क्लोज लूप ये इंपॉर्टेंट है, वेक्टर फॉर्म में ई डॉट डी एल लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये रिलेशन है, इस रिलेशन के जो दोनों वेरिएबल्स हैं, ये वेरिएबल क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ, और ये वेरिएबल क्या है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिकल फील्ड। ठीक है, ये इंड्यूस्ड वर्ड जरूरी है, इंड्यूस्ड वर्ड जरूरी है, इसीलिए यहाँ पे ये लूप आ रहा है। अच्छा, इस केस में तो जैसे हमने क्लोज वायर लूप लिया था, वायर लूप की जगह पे यदि सर्कुलर प्लेट भी लेते, है ना, तब भी हमको इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिकल फील्ड और इंड्यूस्ड ईएमएफ का फिनोमेना दिख जाता। ठीक है, एक बार बनाते हैं उसको। अच्छा, सपोज ये हमने एक सर्कुलर कंडक्टिंग प्लेट ले ली, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है जो दे रखा है। ठीक है, और सपोज मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इंक्रीज कर रही है मैग्नीट्यूड में। अच्छा, इस केस में भी देखें, ये जो सर्कुलर लूप्स जो मैंने बना रखे हैं, ठीक है, हर एक सर्कुलर लूप में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर रहा है, और हर सर्कुलर लूप में एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, और कितना इंड्यूस हो जाएगा, डी फाई बी बाई डी टी। ठीक है, इतने मैग्नीट्यूड का ईएमएफ इंड्यूस हो गया, और इस ईएमएफ के कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगी, जिसका रिलेशन अभी अपन ने निकाला। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ये डायरेक्शन हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है, क्योंकि इसी डायरेक्शन में करंट भी इसी डायरेक्शन में फ्लो करेगा। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में सर्कुलर करंट जो डेवलप हो जाएगा प्लेट में, इसको क्या बोलते हैं, इन करंट्स को बोलते हैं एडी करंट्स। ठीक है, अब पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फिनोमेना है ना, इसको एक बार देख लेते हैं। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ी थी, उसमें कोई डिफरेंस नजर आ रहा है? जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, ये अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के रिलेशन अपन लिख रहे हैं, दो पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता था, उसका मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं अभी केवल, कितना होता था, EDL के बराबर होता था। ठीक है, अच्छा ये इक्वेशन जो है वो इस इक्वेशन के काफी सिमिलर है, और EMF का जो यूनिट है वो भी पोटेंशियल डिफरेंस के यूनिट के बराबर ही है, वोल्ट। ठीक, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की इलेक्ट्रिक फील्ड और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के डिफरेंस को थोड़ा ध्यान से देखते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिकल फील्ड का क्या कॉन्सेप्ट होता था, और पोटेंशियल डिफरेंस का क्या कॉन्सेप्ट होता था। तो वहां ये कॉन्सेप्ट था कि यदि एक कोई पॉजिटिव क्यू चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नेसेसरीली एक पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट करती थी। ठीक है, और नेसेसरीली एक नेगेटिव चार्ज में टर्मिनेट करेगी। जो फील्ड लाइन है आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, वो पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट की और नेगेटिव चार्ज में टर्मिनेट की। ठीक है, इसका कॉन्सिक्वेंस क्या हो गया कि हम ये बोलते थे कि ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो हायर पोटेंशियल पे है और नेगेटिव चार्ज लोअर पोटेंशियल पे है। क्या मतलब निकला, यदि कोई एक ये प्लस चार्ज है ना, इसे सपोज ये प्लस क्यू है चार्ज, इसको हम यहां से यहां लेकर के यदि जाएंगे तो हमको वर्क करना पड़ेगा, और वर्क करना पड़ेगा इसीलिए हम बोलते हैं कि ये वाला जो पॉइंट है वो हायर पोटेंशियल पे है। ठीक है, और वर्क कितना कितना करना पड़ता था,
वर्क करना पड़ता था ये प्लस क्यू चार्ज जिसको हम लेकर के जा रहे हैं इनटू डेल्टा वी, है ना, जो पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, तो अब ये वाला कॉन्सेप्ट यदि हम ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिकल फील्ड पे लगाते हैं तो ये वाला कॉन्सेप्ट जो है एप्लीकेबल नहीं होता है। क्यों नहीं एप्लीकेबल होता है? सपोज ये कोई पॉइंट ले लिया हमने, आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लिया 1.1 ले लिया, ठीक है, और यहां से एक प्लस क्यू चार्ज को हम पूरे सर्कल पे लेकर के जाएं, ठीक है, तो यदि ये वाली एनालॉजी हम लगाएंगे तो हम अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहे हैं, है ना, हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हमको वर्क करना पड़ेगा। इसका मतलब यदि पोटेंशियल वर्ड यदि हम यूज करते हैं तो कायदे से हमारा पोटेंशियल कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज होना चाहिए, और पोटेंशियल हमारा कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज होगा, पर इंक्रीज होकर के ये वापस हम पॉइंट 1 पे पहुंच गए, तो ये इंक्रीज होता गया और फिर वापस सेम पॉइंट पे तो हम आ नहीं सकते। आप देख रहे हैं, तो पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट पर से इंड्यूस इलेक्ट्रिकल फील्ड के केस में हम नहीं लगा सकते हैं। और क्यों नहीं लगा सकते हैं, है ना, अभी तो क्लियर हो गया होगा आपको कि इंड्यूस इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है वो क्लोज्ड लूप में एग्जिस्ट करती है ना, इस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, जबकि क्लोज्ड लूप में ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के केस में इलेक्ट्रिकल फील्ड नहीं एग्जिस्ट करती। यदि पॉजिटिव चार्ज से जाएगी तो नेसेसरली वो एक नेगेटिव चार्ज में जाके टर्मिनेट हो जाएगी। ठीक है, क्लोज्ड लूप्स यहाँ पे नहीं होते हैं, देयर आर नो क्लोज्ड लूप्स। ठीक है, तो ये एक काफी बड़ा क्रूशियल डिफरेंस है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिकल फील्ड और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना, उसके केस में। और पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पे हम नहीं लगा सकते, है ना, और इसी कारण से जो अभी अपन ने डिस्कस किया। तो अब जो है वो एडी करंट्स देखते हैं थोड़ा सा, है ना, और डिटेल में। एडी करंट के कुछ कॉन्सिक्वेंसेज और उसका यूज देखते हैं। जैसे सपोज इस वाले पोर्शन में ये एक थिन पोर्शन है जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, और एक मेटालिक प्लेट को इस तरह से हमने लटका दिया, ठीक है, और यहाँ से यदि हम इसको रिलीज कर देंगे तो ये मेटालिक प्लेट जो है वो इस तरह से स्विंग करेगी, पेंडुलम की तरह स्विंग करेगी ऐसे, ठीक है। अच्छा, यदि ये मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती और सपोज ये जो जॉइंट है वो फ्रिक्शनलेस होता है या बहुत कम फ्रिक्शन होता है, तो ये मेटालिक प्लेट जो है वो काफी देर तक स्विंग करती रहती, ठीक है, इस पे कोई रेस्ट्रेनिंग फोर्स नहीं होता। पर सपोज यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड हम इस तरह से डाल देते हैं, ठीक है, इस डायरेक्शन में, तो अब जब मैग्नेटिक प्लेट जो है वो इसके थ्रू स्विंग करेगी तो क्या होगा, मैग्नेटिक प्लेट के थ्रू जो फ्लक्स जो जा रहा है वो चेंज करेगा, ठीक है। जैसे मैग्नेटिक फील्ड इसका प्लेट का डायरेक्शन सपोज ये हो गया, थोड़ी देर बाद, है ना, तो ये ऑब्वियस है कि प्लेट जो है वो यहाँ से यहाँ स्विंग की तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो इसमें जो है वो एडी करंट्स जो है वो बन जाएंगे, ठीक है, जो अभी अपन ने डिस्कस किए थे। उनका एग्जैक्ट शेप जो है अभी बताना मुश्किल है ना, क्योंकि वो वेरी करते रहेंगे डिपेंडिंग ऑन कि वो मैग्नेटिक प्लेट जो है वो कितना चेंज हो रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स कितना है, अभी कितना शेप उसका मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है ना। बट ये आप एक रफ आइडिया लगा सकते हैं कि भाई एडी करंट जो है वो इस तरह से फॉर्म हो जाएंगे, ठीक है। तो एडी करंट फॉर्म होने से बेसिकली हो क्या रहा है कि जो मैकेनिकल एनर्जी थी जो इसमें प्लेट में, और वो आ कहां से रही थी मैकेनिकल एनर्जी, ग्रेविटेशन से, क्योंकि पहले जो है वो इसका सेंटर ऑफ मास जो है वो किसी एक पर्टिकुलर हाइट पे रहा होगा, ठीक है, ये mgh हाइट पे रहा होगा। तो यदि मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती तो एनर्जी कन्वर्जन क्या होता, पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी, और फिर काइनेटिक एनर्जी से पोटेंशियल एनर्जी, यही होता रहता। बट इस केस में क्या हो रहा है कि जब ये मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू पास करेगा, एडी करंट बनेंगे, तो हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगी, ठीक है, करंट्स एक्चुअली जनरेट होंगे तो हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगी। तो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होने से जो इसका ये पेंडुलम स्विंग जो हो रहा है ना, ये डैम्पन हो जाएगा काफी ज्यादा। तो पहले जो है वो यदि बहुत देर तक यदि ये पेंडुलम स्विंग होता रहता, एडी करंट के कारण जो है इसका पेंडुलम स्विंग बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हीट एनर्जी जनरेट हो रही है, तो मैकेनिकल एनर्जी जो है वो एडी करंट के थ्रू, है ना, एडी करंट बेसिकली हो गया इलेक्ट्रिकल एनर्जी,
और इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हीट एनर्जी, ठीक है, जनरेट होकर के, है ना, काफ़ी जल्दी ये मतलब रेस्ट पे आ जाएगा। अच्छा, इस टॉपिक पे डिस्कशन खत्म करने के पहले एक चीज़ और अपन देख लें कि ये फैराडे लॉ का जो रिजल्ट है d∅v/dt, ठीक है, और जो अपन ने अभी डिस्कशन में ये निकाला कि जो ईएमएफ इंड्यूस जो होता है वो क्लोज लूप में, किसी भी क्लोज लूप में ईडीएल के बराबर होता है, इलेक्ट्रिकल फील्ड, और क्लोज लूप में उसको हम इंटीग्रेट कर दें, ठीक है। इन दोनों रिलेशंस के लिए किसी वायर का या किसी मेटालिक प्लेट का होना जरूरी नहीं है, ठीक है। जैसे इस वाले केस में सपोज मैग्नेटिक फील्ड का ये डायरेक्शन है ना, और ये ओपन स्पेस है, सपोज वैक्यूम है, और यहाँ पे ना तो कोई वायर है ना कोई इलेक्ट्रिकल लूप है। यदि मैग्नेटिक फील्ड चेंज होना शुरू हो जाती है तो इसमें आप कोई भी लूप ले लें, ठीक है। सपोज मैंने ये लूप ले लिया, तो इस लूप पे ये दोनों इक्वेशंस जो हैं वो वैलिड होंगी। इस लूप पे जो ईएमएफ जनरेट होगा, है ना, लूप की बाउंड्री के अलोंग, वो d∅v/dt होगा, और इलेक्ट्रिकल फील्ड, इस एरिया में इलेक्ट्रिकल फील्ड का चाहे जो डायरेक्शन हो, है ना, ये स्क्वायर प्लेट, ये स्क्वायर पोर्शन है, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड का हो सकता है ओवरऑल इस तरह से सर्कुलर डायरेक्शन, ठीक है, ये एंटायरली पॉसिबल है। पर इस वाले लूप के लिए भी ये इक्वेशन वैलिड होगी, ठीक है। और हम यदि दो एरियाज ले लेते हैं, है ना, एक ये पोर्शन ले लिया और एक एग्जैक्टली आइडेंटिकल शेप पर ओरिएंटेशन डिफरेंट करके यदि मैं यहाँ पे डाल दूं इसी एरिया को, है ना, इसका एरिया ए है और इसका भी एरिया सपोज ए है, ठीक है। तो इस एरिया में भी चूंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स सेम होगा तो ईएमएफ सेम होगा, और बाउंड्री के अलोंग जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है वो इस रिलेशन को ऑब्जर्व करेगी। ये जो दो रिलेशन है वो वायर सर्कुलर लूप हो तब भी, और यदि वायर या कंडक्टिंग प्लेट नहीं भी हो तब भी होल्ड करता है, ठीक है।